नमस्कार एंड वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। चाणक्य ने बात कही थी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए वार्तालाप बहुत आवश्यक होता है। अब इस बात को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप समझें तो कई दुनिया भर में कई ऐसे डायलॉग्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं जहां पे आप अर्थव्यवस्था पर, भू राजनीति पर, राजनीतिक चीज़ों पर बातचीत करते हैं। 2016 में मतलब इनफैक्ट जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव हुआ था और भाजपा सत्ता में आई थी, यह बात बोली गई कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को एम्फेसिस देने के लिए कुछ एक ऐसे डायलॉग की स्थापना करनी चाहिए। उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, तो उन्होंने बातचीत की और पता किया और फिर सारी चीज़ें भी पता की। और उस समय हमारे डिफेंस मतलब जो विदेश मंत्रालय है उसमें एक बड़े नाम के तौर पे एस जयशंकर भी काम करते थे, तो जो आज के समय पे हमारे विदेश मंत्री हैं। यहाँ सारी बातचीत हुई, फिर उन्होंने बोला कि हमें एक डायलॉग शुरू करना चाहिए जिसका नाम रखा गया रायसीना डायलॉग। यह 2016 की बात है और फिर 2016 में सबसे पहले आप रायसीना डायलॉग स्टार्ट करते हैं। आज उसका नौवा मतलब अभी रिसेंट में 23 फरवरी को ख़त्म हुआ, वो इम्पॉर्टेंट भी है। इस कारण से हम पूरा रायसीना डायलॉग समझते हैं, क्या था, कैसे है, कैसे नाम पड़ा, क्या क्या चीज़ें, इस बार की थीम्स क्या क्या थी, कौन चीफ गेस्ट था और क्या क्या डिस्कशंस हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रायसीना डायलॉग्स मैंने आपको बताया कि 2016 में शुरू हुआ था और यह इस साल जो 2024 में हुआ उसका 9th एडिशन था और यह था 21 से 23 फरवरी तक। दूसरी बड़ी चीज इसमें है कि कई सारे डिस्कशंस होते हैं, पर आपको यह समझना चाहिए कि कोई ना कोई किसी चीज से प्रेरित रहता है। तो जब कभी रायसीना डायलॉग की बात की जाएगी, यह हमेशा होस्ट किया जाता है न्यू दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहीं पे होस्ट किया जाता है। और अभी तक जितने भी एडिशंस थे, एक ही चीज़ आपको याद रखें कि न्यू दिल्ली में ही होस्ट किया गया है। दूसरा कि मैंने आपसे बताया कि ये कहीं ना कहीं से प्रेरित था, हम यह बात सोचते हैं। सिंगापुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है जिसका नाम है शांग्रीला डिस्कशन। अब शांग्रीला डिस्कशन, शांग्रीला डायलॉग जो होता है यह आपके सिंगापुर में है और यह एक इंस्टीट्यूट है, IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज। यह एक थिंक टैंक है, वह यह पूरा का पूरा डायलॉग कराता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2023 में इसका 20वां एडिशन था। 2023 में इसका, हम जैसे 9th में पहुंचे इस साल 2024 में ही, तो 2024 में इसका भी 21वां एडिशन होगा, तो हमसे करीब 12 से 13 साल पुराना है ये वाला और बहुत बड़ा है, सिंगापुर के माना जाता है। पर आज के समय में रायसीना डायलॉग इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है कि कहा जाता है कि दूसरों को बीट करेगा। एक छोटी सी बात और कि जब ये 2016 में शुरू हुआ था तो सिर्फ 35 कंट्रीज ने पार्ट लिया था और इस साल के रायसीना डायलॉग्स में आपके करीब 115 कंट्रीज ने पार्ट लिया। आपको मेहनत दिख रहा होगा चेंज कि कितने बड़े स्केल पे यह पूरी की पूरी चीज़ें घटी हैं। तो हमारा रायसीना डायलॉग बहुत फेमस हुआ और कहा जाता है कि सुषमा स्वराज जी के कार्यकाल में वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। आगे भी समझते कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शांग्रीला डायलॉग जो था वो आपके सिंगापुर बेस्ड IISS है, वो कराते इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। भारत में यह कराया जाता है ORF और MEA के द्वारा। ORF आपका है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये एक थिंक टैंक है जो कि आपके जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके ऊपर बातचीत करता है और पूरे के पूरे रिसर्च करने के बाद पेपर्स भी पब्लिश करता है। इनके ढेर सारे प्रोफेसर्स होते हैं, सोचने वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, इंपॉर्टेंट लोग, ये इनके साथ। और दूसरा MEA आपका मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इनके साथ होता है और ये दोनों साथ में मिलकर करते हैं। जैसे कुछ बच्चे अगर मान लीजिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ऑप्शनल के लिए PSIR लगता होगा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। तो ORF अपने कई सारे पेपर्स भी रिलीज करता है। तो अगर कभी भी आप कोई अच्छा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहते हैं, कहीं अच्छे से आप मटेरियल चाहते हैं, अपने डायलॉग्स को बढ़ाना, एनहांस करना चाहते हैं, तो ORF के मटेरियल्स को ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है और आज ये शेप कर रहा है इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, वो भी एक बार चेक कीजिएगा। दूसरी, इस बार के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, अलग अलग साल अलग अलग डिफरेंट चीफ गेस्ट होते थे। इस साल 2024 के 9th एडिशन के जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं आपके करियाकोस मित्सोताकिस। करियाकोस मित्सोताकिस ये ग्रीक प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको याद होगा 2023 में करीब सितंबर के मंथ में जब प्रधानमंत्री मोदी 15th ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए थे,
ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन के लिए गए थे। यह कहाँ पे था? यह आपका साउथ अफ्रीका में था। और इसी समय आपको अच्छे से ध्यान होगा कि चंद्रयान 3 जो आपका था, वह भी चांद की सतह पर पहुंच गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहीं आपके साउथ अफ्रीका से ही उसको देखा था पूरा। तो ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे। उसके बाद उनकी एक विदेश यात्रा थी। वह विदेश यात्रा थी आपकी ग्रीस में। ग्रीस को जो पुराने समय पे था तो ग्रीस में थी। वहाँ पे उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला था, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था वो। तो यह था, और यह पहली बार था कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आपके 1983, हाँ 1983 के बाद, मतलब 40 साल बाद कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ग्रीस गया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और 83 में कौन थे भी हम आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो ग्रीस के दौरे पे गया हो, आधिकारिक दौरे पे, तो प्रधानमंत्री मोदी थे। इसी दौरे पे उन्होंने इन्वाइट किया था आपके करियाकोस मित्सोताकिस जी को, जो ग्रीक के वहाँ के उस समय के प्राइम मिनिस्टर। ये इनका सेकेंड टर्म है, ऑल्दो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं बस है। ये यहाँ पे भारत में आए, यहाँ पे ऑफिशियली उनसे मुलाकात भी की प्रधानमंत्री से। इन्होंने कीनोट एड्रेस डिलीवर किया था। देखिए, कोई भी डायलॉग जब शुरू होता है तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती है। उसमें से एक चीज़ होती है, जो चीफ गेस्ट होता है वो कीनोट एड्रेस देता है। जैसे 2000, इसको अपन देखते हैं, 2024 में तो मित्सोताकिस जी हो गए आपके। 2023 में लास्ट ईयर यानी कि जॉर्जिया मेलोनी थी। बिल्कुल, इटालियन जो प्रीमियर इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी 2023 में थी। 2022 में आपकी प्रेसिडेंट थी ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, जिनका नाम है अर्सुला वॉन डर लेयन। अर्सुला वॉन डर। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो कीनोट एड्रेस डिलीवर करते हैं। उस कीनोट एड्रेस में बताते हैं कि हमारा क्या, हम किस तरीके देखना चाहते हैं। तो इस बार भी इन्होंने डेमोक्रेसी पे कई सारी बातें की कि डेमोक्रेसी डिलीवर करती है। अब ये समझिए कि जो शांग्री-ला डायलॉग होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पर डिस्कशन के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस बार कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कि करीब 115 कंट्रीज पार्ट लेगी और साथ में करीब 2500 डेलीगेट्स। ढाई हजार डेलीगेट्स आपके, जिसमें से कई सौ में, कई सैकड़ों में आपके इंपॉर्टेंट डेलीगेट जो वीआईपी डेलीगेट्स होते हैं वो पार्ट लेंगे। तो आपको ये पूरा का पूरा यूट्यूब में भी दिख जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप एक आध बार चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पॉलिटिक्स पे बात होती है। पॉलिटिक्स मतलब ऐसा नहीं कि किस देश में कौन सी पार्टी बढ़ रही है। पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की बात होती है, वैश्विक स्तर पर किस तरीके से पॉलिटिक्स प्ले आउट करती है, क्या क्या सिस्टम रहता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बिजनेस पे। कोई भी देश की संपदा अगर आपको यूज़ में लानी है, रिसोर्सेज को अच्छे से बना के रखना है, किसी को डेवलपमेंट या ग्रोथ देखना है, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस पूरी ह्यूमैनिटीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कभी भी कोई चीज़ हमने पाई है तो वो कैपिटलिज्म है। ऑल द डिस्प्यूटेड है, कई लोग एग्री कर सकते, कई नहीं कर सकते, पर बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट होता है। यूएसए में जैसे आपके विवेक रामास्वामी जो इंडियन मूल के थे, प्रेसिडेंट की रेस में थे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, उन्होंने इस बात को कहा था कि दोहराया था, मतलब कि जो सबसे बड़ी पावर में से एक है कैपिटलिस्ट, वो उनको बहुत मानते हैं, उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, और कहा था। तो बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस जहाँ पे भी आगे जाता है वहाँ पे उन्नति अपने आप आती है। हालांकि और भी कई चीज़ें लोग कह सकते हैं कि आपकी इनइक्वालिटीज भी बहुत आती हैं, तो लेट्स वेट फॉर दैट। तीसरी चीज़ है मीडिया। अब आप समझेंगे कि इतने बड़े स्टेज पे मीडिया का क्या। देखिए, मीडिया रूल करती है हर एक नरेशन को इस दुनिया की। अगर मीडिया कहीं पे इन्वॉल्व है तो यह पूरी की पूरी बड़ी बात बन जाती है कि कैसे करें। आपको एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के समय यह बोला जा रहा था कि जो जर्मन नाजी हुआ करते थे, जहाँ से भी जाते थे पैम्पलेट्स बिखेर दिया करते थे कि जर्मनी जीत गई है, जर्मनी ने ये कर दिया, जर्मनी ने वो कर दिया। इससे होता क्या था, जब वहाँ से वो चले जाते थे, जहाँ से वॉक कर रहे हैं वहाँ से चले जाते हैं, आसपास के लोगों के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन जाता था।
तो आप इसे प्रोपेगेंडा कहिए या मीडिया कहिए, एक ही बात आती है, क्योंकि मीडिया रूल करती है आपके ब्रेन को, क्योंकि वही उसी से आपको सोर्सेस मिलते हैं, पता चलता है चीज़ों का सेंटर। तो मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सारी वैश्विक मीडिया को इन्वाइट भी किया जाता है कि आप उसे कवर करें और मीडिया देखती है। चौथी आपकी सिविल सोसाइटी। आज दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अफ्रीकन नेशंस के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिविल सोसाइटीज़ को एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सके, साथ ही साथ बता सके कि हमें वैश्विक मंचों पर किस तरीके से आवश्यकता है आपके सारे कार्य चीज़ों की। जितने भी हमारे नेता हैं वो अच्छे से समझ सकें कि जो सिविल सोसाइटीज़ है वो क्या क्या चाहती हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगे, बिजनेस डिस्कशंस होंगे, मीडिया डिस्कशंस होंगे, साथ ही साथ सिविल सोसाइटीज़ की क्या पर्सपेक्टिव है, क्या व्यूज है, यह इंपॉर्टेंट तरीके से आता है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से गौर कीजिएगा। यह प्रीलिम्स में स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि इस बार की आपकी थीम क्या थी। इस बार की जो थीम थी वह थी चतुर्रंग। चतुरंग। अब कोई भी जो हिंदी के छात्र हैं वो हर कोई समझ जाएंगे, चतुर मतलब 4 रंगों वाला, जिसमें 4 रंग है, 4 हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट में जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो उन्हें एक्रोनिम्स बहुत पसंद है। एक्रोनिम मतलब किसी भी चीज़ को छोटा करके किया जाता है। जैसे आप सभी को याद होगा, अगर आपने फॉलो किया होगा, जब वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका में उन्होंने एआई की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वैश्विक स्तर पर एआई बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट एआई है जिसका नाम है अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस को, ऐसा कहा। फिर पीएम मित्र स्कीम देखे तो फार्म से फैक्ट्री तक की वो बात करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब उन्हें बहुत एक्रोनिम्स बहुत पसंद है, ये उनकी पॉलिसी के एक बड़ा अभिन्न अंग रहा है। तो इस बार के एक्रोनिम्स को आप देखते हैं तो चतुर्रंग में 4 सी हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पहला सी कॉन्फ्लिक्ट के लिए है, जिसे आप संघर्ष कहेंगे। दूसरा सी आपके कोऑपरेशन के लिए, जिसे आप सहयोग कहते हैं। तीसरा सी आपको कंटेस्ट मतलब की प्रतियोगिता, और चौथा सी आपका क्रिएट, जिसका मतलब निर्माण। इन चारों सी को अच्छे से समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, बहुत कठिन शब्द नहीं है। आज वैश्विक स्तर पर अगर मैं सीधे सीधे आपसे पूछूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि 2 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि चल रहे हैं। पहला तो आपका हो गया यूक्रेन और रूस का, जो कि करीब तो 2 साल से तो अधिक ही वक्त हो चुका है इसको, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा आपका है इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों हमें विजिबल दिखते हैं। अगर मैं थोड़ा और आपका ड्रॉ करूं अटेंशन, इसके बाद में प्लस आता है नॉर्थ कोरिया। इसके आगे अगर मैं देखूं तो इंडिया और चाइना स्टैंड ऑफ। चाइना का बाकी देशों के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे कि जो साउथ चाइना सी में है। इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हर तरफ हैं। अब कब छोटी सी जो स्कर्मिश होती है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट। अब ये दोनों आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आया करते हैं, हल्का सा टच करते हैं, आप मतलब बच्चे जानते होंगे। इसमें प्लेस है नगोर्नो काराबाख, उस रीजन के कारण ये आता है पूरा का पूरा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये मेन कॉन्फ्लिक्ट्स है जो कि आज वर्ल्ड में चल रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कभी भी एक छोटी सी जो चिंगारी होती है वह भी बड़े आग में बदल सकती है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ आप माने तो वो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वार्तालाप, डिस्कशंस। चाणक्य जैसे मैंने बात कही थी, शुरू में कही, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं दो लोगों के बीच में फूट बनी रहे तो यह प्रयास कीजिए वो कभी भी बातचीत ना करें। अगर आपको यह इंपॉर्टेंट लगे कि अगर वो बात नहीं करेंगे कभी भी उनके बीच के मैटर्स रिजॉल्व नहीं होंगे, अगर मैटर्स रिजॉल्व नहीं होंगे तो आगे ये कॉन्फ्लिक्ट बनी रहेगी। इस कारण से कोई भी डायलॉग्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन डिस्कशंस को सॉल्व करने का कोशिश करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का कोशिश करें डिस्कशंस के माध्यम से। तो आप समझे कि पहला सी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप समझिए कि कंटेस्ट। अब प्रश्न उठता है यार कि कंटेस्ट क्यों, जब संघर्ष है तो हम प्रतियोगिता की बात कैसे कर सकते हैं। देखिए मानव ना बड़ा अनमोल प्राणी है। जब तक ये संघर्ष नहीं करता, जब तक ये लड़ता नहीं है, तब तक समझता नहीं कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब देखिए गौर कीजिए,
अगर हम आपस में लड़ेंगे नहीं, आपस में मतलब कि आप समझिए प्रतियोगिता नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे, तो हम कभी आगे ग्रो करने का नहीं सोचेंगे। एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंट में बहुत चर्चा में है, निविडिया नाम की है। ये आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है आफ्टर आपके एप्पल और मेटा के बाद में। मेटा मतलब कि फेसबुक हो गया, उसके बाद है। इसके स्टॉक्स एकदम हाई रॉकेट कर रहे हैं, एकदम स्टीम रॉकेट। लेकिन ये किस में काम करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चिप्स बनाती है। अब इसके अगर आप सामने देखेंगे, इसके विरोध में देखेंगे तो कुछ और भी कंपनी आ गई, जैसे AMD है। ये अभी स्मॉल है, बहुत छोटे मार्केट में, जापान भी कर रहा है, कोरिया भी कर रहा है, पर ये मेन है। तो निविडिया जो है आपकी, एनवीडिया, अगर यह अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने नहीं आती, इसके पास कोई कंपटीशन नहीं होता, इसकी मोनोपोली हो जाएगी, आपको लगता है टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट दे पाएगी? ये करीब 30 साल पुरानी कंपनी है जिसने आइडिया एनविजन किया था। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए, सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रतियोगिता को, जो हेल्दी कंपटीशन कहलाता है ना, उसको हम बढ़ावा दें, उसको समझें। तो आज अगर अमेरिका है, छोटे देशों का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि जर्मनी है और फ्रांस है। जर्मनी और फ्रांस दोनों चाहते हैं भारत के साथ व्यापार करने के लिए। हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा था, जिसमें फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन भी थी। पहले वो फ्रांस की पनडुब्बियां लेना चाह रहा था, फ्रांस बहुत अच्छे से अपना प्रचार भी कर रहा था, लेकिन आखिरी में वो कॉन्ट्रैक्ट किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। यही हेल्दी कॉम्पिटिशन है। कुछ जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें नहीं थी, वो दूसरी टेक्नोलॉजीज वो उनको दे रहे थे, उनके साथ मिलकर बना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, तो हेल्दी कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए डिस्कशन पैनल में जो आपका प्रतियोगिता है या जो कंटेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको ये नहीं समझिए कि हम एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन की बात हो रही है, किस तरीके से उस कंपटीशन को करके मानव सभ्यता के लिए हम कार्य कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज है आपकी कोऑपरेशन। अब कोई भी देश आज के समय में हम देखिए, जिस जिस पीढ़ी पे हैं, जिस पक्ष पे खड़े हुए हैं, अगर हमारे बीच में सहयोग नहीं है, हमारा सहभागिता नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए, जितनी भी चीज़ें आपको आवश्यक होती हैं चलाने के लिए, करने के लिए, क्या सब कुछ आपको मिल रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ मैं, आज हमारे देश में हमें ऑयल की आवश्यकता होती है और भारत अपनी ऑयल नीड्स का 85%, इससे अधिक ही है, कम नहीं है, 85% इंपोर्ट करता है, चाहे वो रशिया से कर रहा हो या मिडिल ईस्ट एरिया से, जैसे सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, जितने भी है उनसे ले रहा हो। तो अगर हमारे पास तेल नहीं होता और हम ये सोचते थे हम किसी से सहयोग नहीं कर लेंगे या सहयोग नहीं करेंगे, तो आपको लगता है पॉसिबल होता? जो दूसरे देश है वहाँ पे उनको लेबर्स की आवश्यकता होती है, उसके लिए भारत के पास, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो लेबर वहाँ चाहता है। अगर भारत ये कह देता नहीं नहीं हम किसी को नहीं भेजेंगे, तो आपको लगता है पॉसिबल रहता? तो वैश्विक स्तर पे आज सहयोग बहुत आवश्यक है। हमें यही समझना होगा कि अगर हम दो पार्टों में बटे रहेंगे, कहीं और किसी का भी भला नहीं। कबीरदास का एक दोहा नहीं है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा सोच, दो पार्टों के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो हमें पिसना नहीं है किसी के साथ भी, बस सहयोग जरूर करना है। तो जब कभी हमारे विदेश मंत्री ये बात कहते हैं कि हम किसी के साथ अलाइंड नहीं है, बट हम मल्टी अलाइंड, हम सबके साथ हैं, हमें जो जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो जो चीज़ें समझ में आती है, हम उस अलाइनमेंट में जाते हैं। तो कोऑपरेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो छोटे देश हैं, अफ्रीकन देश हो गए, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। बांग्लादेश है, बांग्लादेश कई बार बातें करता है, भारत से कहता है कि हमें यूएसए से ये चीज़ें चाहिए, जीएसपी स्टेटस, सारी चीज़ें। कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी है क्रिएट, निर्माण। निर्माण किस चीज़ का करना है हमें? निर्माण करना है नई टेक्नोलॉजीज़ का। निर्माण किस चीज़ का करना है हमें? ऐसी अत्याधुनिक व्यवस्था का जहाँ पे भुखमरी ना हो, गरीबी ना हो, ऐसी व्यवस्थाओं का जहाँ जंगें कम हो, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। इसलिए निर्माण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं यह आखिरी में निर्माण के लिए ही होती हैं। हम कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उसको बंद करते हैं ताकि हम कोऑपरेट कर सके, या फिर हम एक दूसरे प्रतियोगिता करके बेटर कर सके हेल्दी कंपटीशन के साथ। पर करना क्या आपने? आपको निर्माण ही तो करना है, ताकि आप और बेटरमेंट की तरफ जा सके, नई टेक्नोलॉजी ला सके। अगर जब चक्का आया भारत के पास, या भारत बोलता हूँ पूरे वैश्विक स्तर पे चक्के की खोज हुई, आग आई, आग मतलब डेवलप हुई थी आग, हमने उसे कंट्रोल करना सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, तभी हम आगे तक यहाँ तक बढ़ पाए हैं। शुरुआत में बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब हो गया, उसके कारण एनिग्मा कोड्स होते थे, लेकिन आज हम ट्रांजिस्टर्स में कर लेते हैं। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एट द एंड ऑफ द डे क्रिएट करें। तो जो चतुर रंग है आपका, अगर आप कोई भी उठा के देखेंगे कि ये उसका टॉपिक है, मतलब थीम है इस बार की, इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि क्या थीम है। वह थीम है आपकी चतुर रंग। उसमें 4 सी हैं, 4 सीज क्या क्या? कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, आपका कोऑपरेशन और क्रिएट। यह याद कर लीजिएगा।
अब देखिए इसके 6 पिलर्स भी हैं। आप थोड़ा सा और समझना चाहेंगे कि पूरी की पूरी थीम है, बट उसमें जो डिस्कशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 115 देश आ रहे हैं वहाँ पे, वो डिस्कशंस करेंगे, कई बातें कहेंगे। तो डिस्कशंस किन चीज़ों का करेंगे यह समझते हैं। पहली चीज़ है इसकी टेक। आज पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए रेस लगी हुई है वह है टेक्नोलॉजी। एक नक्रूमा करके बड़े विचारक हुए हैं, ये बाद में किसी अफ्रीकन देश के प्रेसिडेंट भी बने हैं नक्रूमा। तो इनका ये कहना है कि जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो होती हैं आपकी, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं फर्स्ट वर्ल्ड, वो अपनी टेक्नोलॉजी कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगी जो सेकेंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। इनको सेकेंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड की जगह हम लिखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलप्ड हो गई आपकी, और जो सेकेंड वर्ल्ड है वो आपकी डेवलपिंग। तो जो जितनी भी आपकी लीस्ट डेवलप्ड, उनका विचार समझिएगा। उनका ये कहना है कि जो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, मतलब कि आपकी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, कैपिटल है, मनी है, सब कुछ है, वह कभी भी दूसरे देश, जो चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे लीस्ट डेवलप्ड हो, उनको अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसका कारण क्या? उनका यह कहना होता है कि हमने तो इसमें ढेर सारा समय दिया है, ढेर सारा पैसा दिया है, यही तो एकमात्र चीज़ है जो आपको और हमको अलग करके रखते हैं, तो हम ऐसा कैसे कह देते। ये उनके विचार, और ये बात सत्य भी है। आपको वो भी एक समय याद होगा, वो दौर याद होगा जब हम ये बोला करते थे कि हमें स्पेस में जाने के लिए कोई एक इंजन चाहिए, तो कोई इंजन देने के लिए रेडी नहीं था, अमेरिका नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। रशिया देना भी चाहता था तो रशिया को ज़बरदस्ती उसके ऊपर रोक लगा दी जाती थी कि नहीं तुम नहीं दोगे, तुम दे दोगे तो दिक्कतें होंगी। तो सारी चीज़ें वो कभी नहीं देना चाहते। मैं छोटा एग्जाम्पल दिया उसका। तो आज आवश्यकता है भारत, क्योंकि वो कहता है कि वो लीडर बनना चाहता है ग्लोबल साउथ का। देखिए एक लाइन है जो डिवाइड करती है कि जो नॉर्थ है और साउथ की कंट्रीज, नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज और साउथ मतलब डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उस ग्लोबल साउथ का भारत लीडर बनना चाहता है। तो वह कहता है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं उनमें एक तो रेगुलेशंस भी है और रियलिटी भी है। रेगुलेशंस मतलब किस किस के पास वो टेक्नोलॉजीज जा सकते हैं। कोई गरीब देश है तो इसलिए उसके पास टेक्नोलॉजीज ना जाएं कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ताकि वह भी अपना विकास कर सके। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं टेक्नोलॉजी के तौर पे आपको यहाँ पे, और इसका क्या मतलब है एक तो आप ये समझ गए होंगे। दूसरा इसका मतलब है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आपने देखा है डीप फेक्स। अगर आप इंस्टाग्राम खोल लें तो आपको इंस्टाग्राम में एक ही दो चीज़ें मिलती हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ना कोई गाना गा रहे होते हैं, और अक्सर वो सारे के सारे गाना पॉइंटेड रहते हैं किसी न किसी के प्रति। तो ये डीप फेक के कारण हो पा रहा है, उसमें वर्बल चीज़ें रहती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहा। एक बड़ा वीडियो था जो वायरल भी हुआ था, मतलब जिसके ऊपर फिर अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया था, रश्मिका मंदाना जी के चेहरे को लेके कुछ कुछ मॉर्फ कर दिया गया था, एक इमेज बना दी गई। तो आज ये कितनी बड़ी चीज़ हो गई है कि किसी को कोई भी फेक कर सकता है, फूल बना सकता है। तो इसको रेगुलेट करना कि किस किस के पास ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, इस तरीके की टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ हमें यह समझना कि यह टेक्नोलॉजी रियलिटी में कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार डीप फेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी भारत की राजनीति में वह पहले शख्स बने थे जिन्होंने हॉलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया था। हॉलोग्राम टेक्निक। अब हॉलोग्राम टेक्निक क्या होती है कि एक ही समय पे वो कई जगह भाषण दे पा रहे थे, क्योंकि वो अपने एक डिजिटल स्टूडियो में खड़े हुए थे, वहाँ से भाषण दे रहे थे, और जितने भी मंच सजे हुए थे वहाँ पे उनकी हॉलोग्राम तस्वीर को वो किया गया, पोस्ट किया गया था। कभी अगर आपको देखना हो तो उनकी जो एक बायोपिक बनी थी, हालांकि एक्टिंग तो बहुत गंदी की थी हीरो ने उसमें भी इस तकनीक को दिखाया गया। तो हॉलोग्राम टेक्निक, या फिर मार्वल्स की जो इमेज होती है जिसमें वीडियो कॉल की जाती है, आपको ध्यान होगा, वह भी हॉलोग्राम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो ये इस तकनीक का, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज किसके पास होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यह समझने के लिए टेक फ्रंटियर पे आपका पहला पिलर है जहां पे डिस्कशंस होंगे। दूसरा है पीस विद द प्लैनेट। अब ये बात को समझिए आप
कि आज वैश्विक स्तर पर हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी हाल ही में जो एक लेक्चर भी आया आप सभी के सामने सतत विकास पर, उसमें भी इस बात को अच्छे से समझाया था दीदी ने कि जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस देश को बना के रखने के लिए, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, इस ग्लोब को बना के रखने के लिए, बहुत पहले मैंने एक अच्छा सा स्टेटमेंट पढ़ा था कि यह जो धरती है ना, हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं सौंपी है। यह जो धरती है हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं सौंपी है, बल्कि हमने इसे कर्ज पर लिया, उधार पर लिया हमारे आने वाली जनरेशन को, क्योंकि हमारे बाद उन्हें मिलेगी। तो वह हमसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आपने इसका क्या किया, यह मेरे किस काम की। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इसलिए हमें नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो इसलिए जो दूसरा डिस्कशन होगा वो एनवायरनमेंट को लेके होगा कि उसमें हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ इनोवेट करना है, कहाँ कहाँ हमें उसमें बढ़ोतरी करनी है, उसको प्रस्तुत करना है। जैसे अलग अलग थीम्स होती हैं, आज कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कंजर्वेशन की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं, करी जाती हैं। तो ये आप इस बात को समझिए। दूसरी पीस विथ प्लैनेट। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वॉर एंड पीस। हमने इस विषय पे पहले ही बात कर ली है, पर मैं फिर से थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। दुनिया भर में जंग हो रही है, जंग कहीं से भी सोल्यूशन नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की। इंपॉर्टेंट है वार्तालाप। जो बाइडन चाहते ही नहीं कि वार्तालाप हो। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जो बाइडन को पता है कि जो वॉर इकोनॉमी है वह फ्यूल कर रही है अमेरिकन इकोनॉमी को। जब तक जंग डिक्लेयर नहीं की थी यूक्रेन पर आपके रशिया ने, आप अमेरिका को देखेंगे तो काफ़ी डाउनफॉल में था। जैसे ही जंग डिक्लेयर होती है, जितने भी स्टॉक्स थे वॉर के, स्टॉक में जो वॉर मटेरियल बनाया करते हैं वो एकदम स्काई रॉकेट है, जैसे लॉकेट मार्टिन वगैरह के एकदम स्काई रॉकेट कर गए। जब वो पैसे बहाए जा रहे हैं वॉर के लिए, तो इकोनॉमी दिख रही है, तो वहाँ पे ग्रोथ दिखने लगी। तो बाइडन नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंपॉर्टेंट है लोग मरना बंद हो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि बहुत तेज तर्रार थे और लोगों को इधर उधर सोच के रखते थे। तो जितनी भी जंगें हुई हैं हमेशा डेमोक्रेट्स के बीच हुई हैं, मतलब डेमोक्रेट्स के प्रेसिडेंट रहते हुए हुई हैं। जब ट्रंप थे तो एक भी जंग नहीं हुई, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो एक ऐसा भी हमें राष्ट्रपति मिला था अमेरिका में, पर ठीक है, मीडिया ने उसे जैसा भी पोर्ट्रे किया। तो इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी वॉर हो रही है उसमें हमें शांति बनाए रखने के लिए हम उसमें अच्छे से बातचीत को रखें, जो भी डिस्कशंस हैं उनको समझें, जो भी एसिमेट्रीज है, प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखें। तो वॉर एंड पीस ये तीसरा पिलर है जिसके ऊपर बात हो रही है। तो पहला टेक्नोलॉजी पे बात हुई है, दूसरा पीस विथ प्लैनेट। इसको पीस विथ प्लैनेट मतलब एनवायरनमेंट से समझिएगा, ध्यान रखिएगा, यह कि उसके जंग से रिलेटेड नहीं है। पर जो तीसरा पिलर है वो वॉर एंड पीस मतलब जंग और शांति, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे डिस्कशंस होंगे। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है अभी आपके विदेश मंत्री जी एस जयशंकर साहब ने। उन्होंने कहा कि हम रशिया जैसे बड़े देश को ऐसा नहीं कर सकते कि कोई ऑप्शन ही ना दे। इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें ऑप्शंस दें। और आप भी ये बात मानेंगे, मैं भी ये बात मानूंगा, हर कोई ये बात मानेगा, रशिया चुप बैठने वाले देशों में नहीं है। एक ऐसा देश जिस पे दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हैं। मतलब आप जितना सोच सकते हैं ना उससे 100 गुना ज़्यादा सैंक्शन। इतने सैंक्शन तो किसी टेररिस्ट नेशन पे भी नहीं लगे जितने सैंक्शंस रशिया पे लगे। पर रशिया कहाँ पे अभी दफन हुआ, वो उतने का उतना ही है, आज भी वहीं पे है, वैसा ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये वॉर एंड पीस हो गया आपका। अगला जो था वो डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म। यूनाइटेड नेशंस है आपका, संयुक्त राष्ट्र। वहाँ पे एक तो जनरल असेंबली होती है और दूसरा होता है यूएनएससी। तो यूएनएससी है आपका, वहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 टेम्परेरी हैं। बीच में भारत भी इसका हिस्सा बना था, करीब 1 साल के लिए उसको भी मिली थी। आज सऊदी अरेबिया वहाँ का हिस्सा है। और जो 5 परमानेंट देश हैं वो आप मुझे लिख के बताइए कि कौन कौन से हैं। ये बहुत बेसिक है, मैं ये नहीं बता रहा। तो उन 5 परमानेंट देशों के पास में एक वीटो पावर है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वे कहते भी हैं कि जो 5 परमानेंट देश हैं ये सेल्फ अपॉइंटेड चौधरीज की तरह हैं, जो खुद को एकदम समझते हैं कि हमें ही सब कुछ है। तो इन्होंने हर एक चीज़ की जो मतलब जो भी देश होते, कभी भी यूएनएससी कोई भी कार्य ढंग से हैंडल नहीं कर पाई। इतना बड़ा फेलियर है यूएनएससी। तो और हमें यूनाइटेड नेशंस को कुछ भी कराना है, दुनिया के लेवल पे कुछ भी करना है, तो नॉर्मली 193 देश हैं जो जनरल असेंबली में बैठते, 93 92 कुछ 88 भी कहते हैं, बट ऐसा समझिए। उसमें अगर सब ने वोटिंग करके सही पूरी की पूरी वोटिंग करके ये कह दिया कि इस देश पे जाके इसको रोकना है, इस देश को टोकना है, कुछ करना है, कोई मतलब नहीं, वह देश इग्नोर कर सकता है। अगर चाहते हैं आप कि यूनाइटेड नेशंस कुछ करे, कुछ ठोस ले,
तो वो करता है आपका केवल और केवल यूएनएससी। यूएनएससी में अगर ये 5 परमानेंट मेंबर जब ये हामी भरेंगे तब जाके कोई चीज़ होगी, नहीं भरेंगे तो अपना वीटो कर देते, नहीं नहीं ये नहीं करना। तभी आपने देखा होगा कि कई बार हमने ट्राई किया था, अजहर मकसूद जो कि पाकिस्तानी एक टेररिस्ट है, उसको हर बार वीटो कर देता था चाइना कि नहीं नहीं अभी थोड़े कम है, हमें नहीं लगते, वैश्विक लेवल पर एक टेररिस्ट है, इतना बड़ा नाम है, तो हमेशा वीटो कर देते थे। तो यही ये बताते हैं कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि उसे हमें डीकोलोनाइज करना है, उसको हटाना है। जो ये मानसिकता है ना वैश्वीकरण की, जो कॉलोनाइजेशन की मानसिकता है, उसको हटाने का कार्य करना है हमें, उसके लिए डिस्कशंस करने हैं। तो चाहे यूएनएससी हो गया, वहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लाना है, डेमोक्रेसी को स्थापित करना है और सारी चीज़ें करना है। तो ये यूएन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो गया आपका, और सबको इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं कि आप किसी को बाहर कर दिए। आज अफ्रीकन यूनियन है आपका, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, करीब 54 से 55 देश हैं वहाँ पे अफ्रीकन पूरे कॉन्टिनेंट में। उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई एक सीट तक नहीं है, आप समझिए यूएनएससी में कोई परमानेंट मेंबर नहीं है उनके बीच का। यूरोप के पास जो इतना सा है, उनके पास 3-3 कंट्रीज है। आपके फ्रांस को देख के रखा है, आपके इसको देख के रखा है, यूनाइटेड किंगडम को, रशिया को भी थोड़ा सा काउंट कर लीजिए, तो कितना आपको अनप्रोपोर्शनेट सिग्नेचर दिख रहा है। एशिया जो कि इतने बड़े बड़े 2 जाइंट्स बैठे हैं, इसके बावजूद केवल चाइना के पास है। तो इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को इंक्लूड किया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। यह चीज़ होगी आपके डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीलैटरल जो फोरम्स हैं उनके इंस्टीट्यूशंस, उनको वो करना। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जगह अगर डिस्कशन हो रहा है, बात रखी जा रही, बात कही जा रही है, तो आपको एक एजेंडा सेट करना पड़ेगा। एजेंडा सिर्फ उसके लिए नहीं होगा, एजेंडा लंबे वक्त के लिए। आप तैयारी करते हैं तो 2 एजेंडा बनाते होंगे, एक शॉर्ट टर्म गोल जो मुझे आज करना है, कल करना है, एक हफ्ता में करना, और एक लॉन्ग टर्म गोल कि मुझे इतने इतने सब्जेक्ट इस समय में कंप्लीट करके रखना। और सारी चीज़ें नहीं बनाइए तो बना लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर चीज़ें अच्छी नहीं है। तो खैर, तो इसीलिए जितनी भी यहाँ पे डिस्कशंस होती है उसका एक डिक्लेरेशन या आखिरी में निकलेगा कुछ भी, तो आखिरी में हमें उसको लंबे कार्य पे कैसा देखना है। तो 2030 जो कि हमारे इस साल का डिकेड का एंड है, उसमें क्या क्या होना चाहिए है। और बनी बात है, हम जब कभी लंबे एजेंडा की बात करेंगे तो केवल और केवल विकास की बात करेंगे, और जो लोग हैं उनकी बात करेंगे, इसलिए आपके पीपल आ जाते हैं और प्रोग्रेस आ जाता है। कोई इशू इस चीज़ पे? गुड। जो छठा है आपका, लास्ट है, जो लास्ट पिलर है, वह है डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। भारत, कहा जाता है भारत एकमात्र अपवाद है, जितनी भी फिलॉसफीज निकली हैं डेमोक्रेसीज को लेते हुए, उनका ये कहना, उन्होंने एक मापक बनाए, कुछ मापदंड बनाए हैं। उन मापदंडों में एकमात्र अपवाद, एक्सेप्शन, जो केमिस्ट्री में अक्सर आप पढ़ते हैं, वह भारत निकल के आता है। लोग कहते थे कि भारत जब देश बना था यह टिक ही नहीं पाएगा। विंस्टन चर्चिल इतना रेसिस्ट आदमी था, इतना नस्लवादी आदमी था। हालांकि आज विंस्टन चर्चिल को बहुत सेलिब्रेट करता है पूरा का पूरा यूरोप, और जो आपका ये है इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, तो वो तो खैर क्या ही कहूँ, अपने सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में ये गिनता है। जब यूक्रेन रशिया वॉर चालू हुआ था, तो इनफैक्ट चर्चिल के नाम पे आप ये समझिए कि जो आपके वो हैं जेलेंस्की हैं, उसको इन्होंने अवार्ड दिया था एक, यूके ने। उस अवार्ड का नाम ही था विंस्टन चर्चिल वाला। तो विंस्टन चर्चिल अवार्ड नाम ही था, उसमें चर्चिल का इतना तक का धड़ रहता है, तो वो दिया जाता है सामने वाले को। तो ये समझिए। और इस आदमी ने, मैं क्या बताऊं आपको, जो बंगाल फेमाइन आया था, जब इतिहास पढ़ेंगे आप तो उसमें आप पढ़ा होगा आपने, तो खुद जानते हैं, बंगाल फेमाइन ऑर्केस्ट्रेट था, मतलब उसको पूरी की पूरी तरीके से निष्पादित किया गया था। नेचुरल नहीं था वो फेमाइन, जिसमें कहा जाता है 60 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। तो पूरा का पूरा निष्पादन किया गया था इस आदमी के द्वारा, और इस आदमी ने इतने सारे लोगों को मारा, और भारत में इसको इतना बड़ा कातिल है, तो सबसे बड़े कातिलों में से एक आना चाहिए। पर क्योंकि यूके के पास मीडिया है, यूके के पास लोग हैं, और यूके के पास इतिहासकार थे, उन्होंने ब्रांड किया, विंस्टन चर्चिल आज इतना बड़ा हीरो है। पर ये है, तो डेमोक्रेसी जिसके लिए कहा गया, तो मैं आपको बताता था कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी रह ही नहीं पाएगी, ये तो लड़ते भिड़ते रहते हैं, ये देखना 1 साल में हो जाएगा, और फिर से हमें आना पड़ेगा, मतलब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन को आना पड़ेगा इनके ऊपर शासन करने के लिए। तो इस तरीके के विचार थे विंस्टन चर्चिल। जब साइमन कमीशन भी 2 साल पहले आ गया था, 27 में आ गया था, उसको आना 19 में आना चाहिए था, लेकिन वो 2 साल पहले बुला लिया गया था, इसी कारण से क्योंकि विंस्टन चर्चिल उस समय होम मिनिस्टर था। इसने बोला कि मैं दूसरों वालों को भेज दूंगा, थोड़े लिबरल हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी से था, बोला कि लिबरल रहेंगे तो इन लोग का जल्दी आज़ादी देने का सोचेंगे, तो इसलिए जल्दी साइमन कमीशन को भेजो। खैर,
उसको तो इम्पॉर्टेंट है कि हम डेमोक्रेसी की सुरक्षा करके रखें, उसको डिफेंड करके रखें और ये सारी बातें लाएं। और इसके लिए हमें सोसाइटीज़ को वो करना पड़ेगा, सोवरेनिटी, किसी भी देश के अंदर रोक टोक नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यूनाइटेड स्टेट्स की एक भाषा है, परिभाषा है कि वो मेरे लिए डेमोक्रेसी है। दो एग्जाम्पल समझिएगा, एक है आपके लिए बांग्लादेश, जहां पे वो बात मानने को रेडी नहीं है, और दूसरा है पाकिस्तान। बांग्लादेश में भी इलेक्शन इस साल हुए हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन इस साल हुए हैं। वैसे 2024 कह रहे हैं कि पूरी की पूरी धरती के लिए इलेक्शन है, 50% से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो वोट डालने जाएगी, तो इसलिए कहा जा रहा है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश में यूएसए ने बोला कि इलेक्शंस में धांधली हो रही है, बांग्लादेश को थोड़ा बैन भी लगाया, कुछ चीज़ों पे उनको वो किया बैकआउट। कारण क्या, क्योंकि बांग्लादेश ज़्यादा सुनना नहीं चाह रहा, वो अपने हिसाब से करना चाह रहा है, चीज़ों को साबित कर रहा है, डेमोक्रेसी वहाँ अच्छी चल रही है, लेकिन यूएसए को ये पसंद नहीं है। और वहीं पाकिस्तान ले लीजिए, दुनिया को पता है कि वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ नहीं, बस झुंझुना है। जब जिसको चाहती है पार्टी जिताना वो जिताती है, क्योंकि एक पूरे देश में बहुत फेमस बंदा था इमरान खान, उनको जेल में डाल दिया ज़बरदस्ती, उनको ना रैली करने दी ना कुछ करने दी, पर ना यूएसए ने एक शब्द कहा ना यूएस की मीडिया ने एक शब्द कहा। तो इस तरीके के विचार लेके यूएस रहता है और फिर दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। तो यह समझिए कि वो अपने पक्ष की बात करता है। तो हम यही समझे कि जो सोसाइटीज़ हैं उनको अच्छे जीने लें, जो उनकी स्वाधीनता है, जो सोवरेनिटी है, वो हम उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करें, उसको करें। ये हमारे 6 पिलर्स हो गए। तो एक बार और आप दोनों पिलर्स को अच्छे से देख लीजिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है 6 पिलर्स, बस समझने की आवश्यकता थी। और कितने पिलर्स हैं ये पूछा जा सकता है, तो आप बताइएगा। एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एक पीस विद द प्लैनेट बेस्ड है, तीसरा वॉर एंड पीस है, जंग के ऊपर है, चौथा आपका मल्टीलैटरलिज्म को डीकोलोनाइज करना है, जो यूएनएससी हो गया, और दूसरे प्लेटफॉर्म हो गए वासना ग्रुप, ये सब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वगैरह, इसको भी करना। तीसरा है द पोस्ट 2030 एजेंडा, जो 2030 के बाद का एजेंडा रहेगा। और छठा आपका डेमोक्रेसी को डिफेंड करके रखना, डेमोक्रेसी को बचा के रखना, उस पर भी डिबेट और डिस्कशन है। जैसे इस डिबेट और डिस्कशन में आपके मॉरिशस और उनके क्या नाम है यूनाइटेड किंगडम के जो 2 प्रतिनिधित्व थे, उनके बीच लड़ाई हो गई कि सबसे बड़े डेमोक्रेसी की अगर हत्या कोई करता है या की है, कॉलोनिज्म की बात की है, तो आप इधर क्या जाने दीजिए उसको। तो ये देखिएगा। अच्छा यह भाई समझिएगा, जैसे कोई मेंस लिख रहे हैं आप, कोई ऐसे लिख रहे हैं आप, तो इम्पॉर्टेंट है कि रायसीना डायलॉग्स के बारे में ये बातें आप लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा आखिरी चीज़ और कि यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, समाप्त भी हो गया, अब हो गया डिस्कशन हो गया। 2 चीज़ें जो इसमें मैंने नहीं लिखी थी वो इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, कि जो आपका रायसेना है, नाम कहाँ से पड़ा, ये नाम कहाँ से पड़ा, प्रश्न ये उठता है। देखिए दिल्ली में अगर कोई रहता है या दिल्ली कभी गया है, तो हमारी एक बड़ी हिल्स है अरावली, अरावली माउंटेन रेंज है, ये 4 स्टेट से जाती है, गुजरती है। आप इन स्टेट्स का नाम बताइए मुझे, मतलब किन किन स्टेट से गुजरती है। मैं बस इतना बताता हूँ, ये गुजरात से शुरू होती है और जो एंड होती है वो दिल्ली में होती है। जब ये दिल्ली में एंड होती है तो वहां पे एक जो हिल्स का नाम है उसका, जो दिल्ली के एंड वाला, उसका नाम है इसका रायसेना हिल्स। ये हिल्स मतलब आखिरी में नीचे नीचे ढलान टाइप से हो जाते हैं, और इन्हीं हिल्स पे जो प्रेसिडेंट हैं आपके, उनका निवास स्थल भी है। यहाँ पे वो रहती हैं, यहाँ पे उनका निवास स्थल है। तो इसी के नाम पे आपका रायसेना हिल्स नाम पड़ा है। तो नई दिल्ली में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिल्स है, वहाँ पे आप आगे देखेंगे, जो पहले था ऐसे इस तरीके से इनका कर्तव्य पथ जाता था, यहाँ साउथ ब्लॉक था, ईस्ट ब्लॉक था, और इस पूरे के पूरे यहाँ से ही आपकी सरकार चलती थी, और यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट का निवास था जो ऊपर था, तो उनकी पूरी सरकार चलती थी। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए रायसेना हिल्स, इसीलिए इस पूरे डिस्कशन का नाम रायसेना हिल्स रखा गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ORF, ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन के साथ में MEA जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कराती है, शंग्रीला डायलॉग उससे है। एक और डायलॉग है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। यह आपका जो डायलॉग है ये मुंबई बेस्ड है, और ये जो जैसे वो वाला है एक थिंक टैंक आपका ORF, गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो गेटवे हाउस नाम का थिंक टैंक है, थिंक टैंक
वह कराता है। यहाँ पे क्या बात होती है, जब वहाँ पे मैंने आपको बताया शुरू में 4 पिलर्स पे कि पॉलिटिक्स पे बात होती है, ट्रेड पे बात होती है, बिजनेस पे बात होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे बात होती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और इकोनॉमिक पे बात होगी क्योंकि मुंबई आपको पता है वो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके ऊपर ही पूरी की पूरी चीज़ें हैं बनी हुई हैं, तो इकोनॉमिक, तो यह भी मान लीजिएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था शांग्रीला डायलॉग है, वो IISS से कराता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। उसने एक और बना के रखा है मनाना करके, एक तो शांग्रीला हो गया, एक मनाना, ये बहरीन में होता है, ध्यान रखिएगा इसको भी, और इसमें भी इकोनॉमिक की बात होती है। अच्छा, ये महामना नहीं है जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, तो मुझे अब ये बताइए कि महामना कौन है, तो ये मुझे लिख के बताइएगा। तो यह मेन चीज़ें थी। तो इस तरीके से 2016 में पूरा रायसीना डायलॉग स्टार्ट होता है। इसकी स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान आपकी रिस्पेक्टेड हमारी सुषमा स्वराज जी। मुझे एक और प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि दिल्ली की पहली लेडी CM कौन थी, जो मतलब पहली लेडी CM है वो कौन है, तो ये समझिएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट आपकी वो, और पूरा रायसीना डायलॉग समझ गया। कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा आराम से। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा।